हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 20 और जवानों के शव बरामद किए गए। सूबे के DG DM अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की। अब तक कुल 22 शव बरामद किए गए। अब भी एक जवान लापता है। कुल 31 जवान घायल हैं। शनिवार को इस हमले में नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और LMG का इस्तेमाल किया और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सबसे मजबूत गढ़ बीजापुर में यह ऑपरेशन चलाया था। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान नक्सलियों के सबसे बड़े पीपल्स लिबरेशन ग्रुप ऑफ आर्मी प्लाटून 1 में से एक हिडमा में के गढ़ में था। CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस को खबर थी कि नक्सलियों का बड़ा दुर्दांत कमांडर हिडमा इस हमले से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर पोवर्ती गांव में है, जिसके बाद CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। सुरक्षा बलों को भी इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली और नक्सल काडर के 15 नक्सली मारे गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में सफाई मित्र उत्थान कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें फूसगढ़ में सामुदायिक भवन, मेरठ रोड पर दीनदयाल उपाध्याय गेट की सौगात शामिल है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों को एक मशीन दी, जिसके जरिए अब सीवर के अंदर सफाई करने के लिए किसी कर्मचारी को उतरने की जरूरत नहीं, बल्कि मशीन के जरिए ही सफाई हो जाएगी। सफाई कर्मी ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए हैं। उनकी सैलरी 12,500 से बढ़ाकर 14,000 कर दी गई। वहीं शहरी सफाई कर्मचारी की सैलरी 15,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दी गई। अगर किसी को समय पर सैलरी नहीं मिलती तो उसे अगले महीने 500 रुपए बढ़कर मिलेंगे। गांव के सफाई कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का बीमा, शहरी सफाई कर्मचारियों को 10 लाख रुपए की बीमा योजना देने का ऐलान किया गया। फरीदाबाद के तिगांव पहुंचे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसान परेशान हो रहे हैं। पोर्टल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की फसल मैसेज से नहीं पकती, किसानों को इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जुलाना राष्ट्रीय राजमार्ग 352 को रोहतक में हुई किसानों और पुलिस की झड़प के बाद रात 10 बजे से बंद किया गया और जिसको लेकर के किसान अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती, आरोपी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक रोड जाम रखेंगे। जींद जिले की बात की जाए तो जिले में कंडेला खाब द्वारा जींद चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया गया था। इसके बाद से जिले में कई जगह रात भर रोड जाम करने का सिलसिला जारी रहा। पुलिस प्रशासन द्वारा रात को भी जाम खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने जाम नहीं खोला, जिसके चलते प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के वाहनों को डायवर्ट कर गांव के रास्तों से भेजा जा रहा है। सिरसा के मिनी बाईपास पर हुडा के निकट किसान संगठनों द्वारा शनिवार को स्थापित किए गए किसान चौक को रात के समय तोड़ दिया गया। शहीदों की मिट्टी से स्थापित नींव को करीब 100 मीटर दूर फेंक दिया गया। इससे गुस्साए किसान संगठन के सदस्यों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि देश भर में अलग अलग जगहों से लाई गई मिट्टी से किसान चौक की नींव रखी गई थी। उन्होंने कहा कि चौक को तोड़कर शहीदों का अपमान किया गया। इस अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद दिल्ली और हरियाणा के किसानों ने जमकर निंदा करते हुए इसे षड्यंत्र बताया। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत राकेश टिकैत पर हमला किया गया ताकि किसानों का मनोबल कमजोर किया जा सके। टासा बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र डागर ने कहा कि किसानों का आंदोलन किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होगा और न ही किसान अपने हितों की रक्षा करने में पीछे हटेंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि तीनों कानून किसानों के विरोध में बनाए हैं और इन्हें रद्द करवाने के बाद ही किसान घर वापसी करेंगे।
कोरोना महामारी का असर कृषि कार्यों पर भी दिखाई देने लगा है और प्रवासी मजदूरों की समुचित संख्या में न पहुंचने के कारण न केवल कृषि कार्य में देरी हो रही है बल्कि मजदूरी भी काफी महंगी हो गई। कटाई के लिए मजदूर न मिलने की वजह से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि कोरोना की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से आने वाले प्रवासी मजदूर नहीं पहुंचे और इस वजह से जहां पहले करीबन 4,000 रुपए की मजदूरी में गेहूं के 1 एकड़ फसल की कटाई हो जाती थी, इस बार 7,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। गेहूं और सरसों की फसलों की एक साथ कटाई चल रही है तो किसानों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रवासी मजदूरों के न आने से किसानों का दोहरा नुकसान हो रहा है। टोहाना में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मामले में पुलिस ने 3 साल के तक दुष्कर्म करने के आरोपी अमरवीर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को रतिया रोड स्थित अंबेडकर चौक से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि शहर की एक कॉलोनी की रहने वाली महिला ने ऑफिसर कॉलोनी के अमरवीर पर अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अंबाला में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। अंबाला में 138 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 91 वर्षीय महिला और 42 वर्षीय शख्स शामिल है। सीएमओ ने कहा कि लोग कोरोना के प्रति गंभीर नहीं, कोरोना की शिकायत के बावजूद भी लोग देरी से अपना इलाज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 130वें दिन भी लगातार जारी है। इसी बीच किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कानूनों को रद्द किया जाए। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई। 5 अप्रैल को देश भर में एफसीआई के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही पहले पखवाड़े में संसद कूच किया जाएगा। 10 अप्रैल को किसान के एमपी ब्लॉक करेंगे। 13 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर बैसाखी मनाई जाएगी और 14 अप्रैल को किसानों ने संविधान बचाओ दिवस मनाने का फैसला किया। पलवल में गेहूं की एमएसपी पर सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई। गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन को मजबूती देने के लिए अब खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। सिंगू बॉर्डर पर वॉलीबॉल किसान प्रीमियर लीग शुरू किया गया है, जिसमें कुल 40 टीमों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता 2 दिवसीय है और इस प्रतियोगिता में महज 10 टीमें बची हैं जिनमें खेल खेले जा रहे हैं और इस प्रतियोगिता को कराए जाने के पीछे की वजह है किसान आंदोलन को मजबूती देना। पहला स्थान पाने वाली टीम को 1 लाख रुपए, दूसरा स्थान पाने वाली टीम को 71,000, तीसरा और चौथा स्थान पाने वाली टीम को 21,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के खिलाड़ी पहुंचे हैं। यमुनानगर से मेरठ और शामली जाने वालों को बस पकड़ने के लिए सहारनपुर नहीं जाना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर मेरठ और शामली के लिए बस को यमुनानगर से रवाना किया। कंवरपाल गुर्जर ने इस दौरान कहा कि इन बसों के चलने से यमुनानगर की जनता को लाभ होगा। इस दौरान मंत्री ने यमुनानगर डिपो की तारीफ भी की। पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर नकली और एक्सपायरी दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स पर शिकंजा कसा है। पानीपत के कलंदर चौक मेडिकल स्टोर के सभी रिकॉर्ड खंगाले गए। एक मेडिकल स्टोर में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया। ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर विजय राजे ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी। पानीपत में कुछ मेडिकल स्टोर संचालक नकली और एक्सपायरी दवाइयां बेच रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर छापेमारी की गई। चरखी दादरी अथॉरिटी में तत्कालीन एसडीएम और आरसी क्लर्क द्वारा मिलीभगत कर दूसरे राज्यों से चोरी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्रेशन करने का मामला सामने आया। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम ने जब दादरी एसडीएम कार्यालय पर छापेमारी कर रिकॉर्ड खंगाला तब इस गड़बड़झाले का खुलासा हुआ।
छापेमारी में 2 चोरी की गाड़ियों के फर्जी दस्तावेजों पर दोबारा रजिस्ट्रेशन होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने तत्कालीन एसडीएम सतबीर कुंडू और महिला आरसी क्लर्क राजकुमारी सहित अन्य पर केस दर्ज कर लिया। यमुनानगर के तेजली निवासी 12 वर्षीय वंश पिछले 9 सालों से इनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी से जूझ रहा है। वंश की बीमारी के चलते परिवार वालों का बुरा हाल है, क्योंकि वंश की हालत बेहद गंभीर है। वंश को जो इंजेक्शन लगना है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। परिवार ने कई एनजीओ और सामाजिक संगठनों से संपर्क साधा, लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगी। मामले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मीडिया के जरिए मामला जानकारी में आया है। उन्होंने भरोसा जताया कि वो नियमानुसार कोशिश करेंगे जिससे कि वंश की मदद हो सके। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया का कहना है कि ये बीमारी भारत में लाइलाज है। दवाइयों से इस बीमारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इलाज विदेशों में है, लेकिन वो बहुत महंगा है। फरीदाबाद के गांव ककड़ीपुर में परिवार द्वारा पंचायती जमीन पट्टे पर लेकर बोई गई फसल को दबंगों द्वारा काटने का मामला सामने आया। 7.5 एकड़ पंचायती जमीन पर दलित परिवार द्वारा बोए गेहूं की फसल के ही को दौलत राम के ऊपर काटने का आरोप लगा है। बहादुरगढ़ में एक नवविवाहिता के खुदकुशी करने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि 15 मार्च को ही उसकी शादी भिवानी के रहने वाले दीपेंद्र के साथ हुई थी, लेकिन दहेज प्रताड़ना और उसके पिता के साथ हुई बदसलूकी के चलते अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। विवाहिता बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 की रहने वाली थी। खुदकुशी से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें पति, जेठ, सास और ससुर को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। उधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। इस मामले में मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के खेड़ी थाने के अंतर्गत आने वाली आगरा कैनाल में एक व्यक्ति का शव नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। नहर में शव मिलने की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल में भिजवा दिया है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। खेड़ी थाना के एसएचओ ने बताया कि अगले 72 घंटे तक शव को शिनाख्त के लिए रखा जाएगा और आसपास के चौकी थानों में सूचना दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की मौत डूबकर हुई या फिर इसकी हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। समालखा के पशुपालन विभाग के 55 वर्षीय कंपाउंडर को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश का मामला सामने आया। हालांकि कंपाउंडर को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। रोहतक के मायने गांव में लगभग 50 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का शव गांव के बाहर ट्रेन की पटरी पर मिला। महिला को 3 गोली मारी गई। घटना की सूचना पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में हत्या का शक मृतक महिला के देवर पर जताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया और दावा किया जा रहा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले के बाद डरे सहमे कर्मचारी ने पूरी आपबीती एसडीओ को बताई, जिसके बाद एसडीओ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामला खत्म करने के नाम पर 3 लाख रुपए समेत बिचौलियों को गिरफ्तार किया। रेप केस में समझौता करवाने की एवज में 70,000 रुपए लेते शख्स को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार हुड्डा सेक्टर पुलिस ने रेप के आरोपी शख्स से समझौता करवाने को लेकर 1,20,000 रुपए में सौदा तय किया था। ये व्यक्ति 50,000 रुपए पहले ही ले चुका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पंचकुला पुलिस ने बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुरुग्राम की क्राइम यूनिट टीम ने ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शुभम हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीती 26 मार्च को आरोपियों ने आपसी रंजिश में शुभम की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम यूनिट सेक्टर 17 ने यूपी नोएडा के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर और रणबीर भाटी गैंग के
शार्प शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एसीपी क्राइम की माने तो तिगांव फरीदाबाद के रहने वाले सचिन उर्फ मूसा पर 25,000 रुपए का इनाम था और फरीदाबाद पुलिस को हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े, रंगदारी और फिरौती जैसे संगीन मामलों में इसकी तलाश थी। सोनीपत में 18 मार्च को हुए गैंगवॉर मामले में सोनीपत सीआईए 2 को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली। सोनीपत के कोर्ट परिसर में बदमाश अजय उर्फ बिट्टू की हत्या का प्रयास किया गया। इसके अलावा बदमाश बिट्टू के घर पर भी दूसरे गैंग के बदमाशों द्वारा हमला बोला गया। दूसरे गैंग के एक बदमाश अमित को सोनीपत सीआईए 2 ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अमित के पास से स्कॉर्पियो कार और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की। आपको बता दें कि सोनीपत में हुए गैंगवॉर में अजय उर्फ बिट्टू कोर्ट परिसर में गोलियां चलाई गई थी, जिसके अलावा बदमाशों ने उसके पिता को गांव बरौड़ा में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। इस गैंगवॉर के मुख्य सरगना गैंगस्टर रामकरण और अन्य 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए 2 इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि हमने गैंगवॉर मामले में रोहतक निवासी अमित को गिरफ्तार किया है। यमुनानगर के बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बाजार के दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई का विरोध जताते हुए दुकानों को बंद कर दिया, सड़कों पर उतरकर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही दुकानदारों ने रेलवे स्टेशन रोड को भी जाम कर दिया। दरअसल निगम की टीम जिले में अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव के तहत रेलवे स्टेशन रोड पर पहुंची थी। टीम ने जैसे ही दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया तो निगम अधिकारी और दुकानदारों में हंगामा हो गया। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस या बुनियादी के निगम इस तरह की कार्रवाई करता है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुकानदारों को शांत कराया। पलवल में शुक्रवार रात घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के विरोध करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भिवानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल भिवानी के गांव कायला में 2 बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई। पंकज देर शाम अपने खेत में जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन हादसे में पंकज की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में भिजवा दिया है। गुरुग्राम के नाथुपुर इलाके में बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से करीब 700 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग को रात लगभग 2 बजे आग की सूचना दी गई, जिसके बाद सेक्टर 29 दमकल केंद्र से 12 गाड़ियां और गुरुग्राम के दूसरे फायर सर्विस स्टेशन से बाकी गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दमकल विभाग की 2 दर्जन गाड़ियों ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुग्गियों में आग इतनी भीषण थी कि इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। दुनिया भर में ईसाइयों का त्योहार ईस्टर आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा अन्य राजनेताओं ने भी सभी को ईस्टर की बधाइयां दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईस्टर की बधाइयां देते हुए ट्विटर पर लिखा कि सभी को ईस्टर की बधाइयां। ईसा मसीह का व्रतोत्थान पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जो हमें उम्मीद और खुशियां प्रदान करता है। ईस्टर की बधाइयां देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, ईस्टर की बधाइयां। आज के दिन हम ईसा मसीह की पवित्र शिक्षाओं को याद करते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण पर उनके द्वारा दिया गया जोर आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 20 साल के पडिक्कल को आरसीबी के स्क्वाड से अलग कर दिया गया है। उन्हें क्वारंटीन पर भेज दिया गया। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को आरसीबी मुंबई इंडियंस का सामना करेगी। पडिक्कल से पहले दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल कोरोना की चपेट में आ गए और इससे पहले केकेआर के नीतीश राणा कोरोना पॉजिटिव मिले थे।
मुंबई में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वानखेड़े स्टेडियम के 10 कर्मचारियों और प्रतियोगिता प्रबंधन से जुड़े 6 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद बीसीसीआई ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे 10 से 25 अप्रैल के बीच मुंबई में आईपीएल मैचों के आयोजन की उम्मीद है। कोरोना वायरस की स्थिति अगर नियंत्रण से बाहर चली जाती है तो फिर इंदौर और हैदराबाद को आईपीएल के स्टैंड बाय स्थान के रूप में रखा गया है। मुंबई को इस लीग के 10 मैचों की मेजबानी करनी है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया। लगातार 22वां मैच जीतकर रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी वाली अपने देश की पुरुष टीम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने अक्टूबर 2017 से कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं गंवाया है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लेनिंग ने 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेगान चुट के 4 विकेट की बदौलत न्यूजीलैंड को 212 रनों पर समेट दिया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को कोरोना हो गया है। अभिनेता की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अक्षय कुमार ने बताया कि वो अपने घर पर ही क्वारंटीन हैं और लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में हैं। अक्षय कुमार ने बयान जारी कर कहा कि आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि आज सुबह मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आइडियल के होस्ट रहे आदित्य नारायण और उनकी पत्नी श्वेता कोरोना पॉजिटिव पाई गई। आदित्य ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है। आदित्य नारायण ने लिखा, प्लीज सुरक्षित रहें, प्रोटोकॉल फॉलो करना जारी रखें और हमें दुआओं में याद रखें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपको बता दें कि आदित्य नारायण लोकप्रिय रियलिटी टीवी शो इंडियन आइडल को होस्ट करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का पहला गाना चली चली रिलीज हो चुका है। हाल ही में कंगना रनौत ने करण जौहर का डांस करते हुए एक एडिटेड वीडियो शेयर किया जिसमें बैकग्राउंड में चली चली गाने को एडिट किया गया। कंगना रनौत ने खुद करण जौहर का ये फैन द्वारा एडिट किया वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। इसे शेयर करते हुए कंगना रनौत ने बताया कि अब तक ये सबसे बेस्ट वीडियो है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के एक बार फिर से ये चिंता का सबब बन चुके हैं। एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लगी लोगों की भारी भीड़ की फोटो शेयर कर जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया है। नेहा ने फोटो साझा कर लिखा, एयरपोर्ट पर सुबह लोग लाइन से निकलकर ये सफाई देते हैं, हम लेट हो रहे हैं, सुधर जाएं, चलो अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ सुधार लाएं।